सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब या तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी बेहतरीन टिप्स के बारे में जिससे सिर्फ एग्जाम के दौरान ही अगर आप फॉलो कर लें तो 20 to 30 मार्क्स बहुत ईजिली इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपके मार्क्स 40-50 के पास रिलाई कर रहे हों तो आप उसको 80 तक भी लेकर के जा सकते हैं इन कुछ टिप्स के जरिए। और जिन बच्चों के मार्क्स और भी कम आ रहे हैं तो बहुत ईजिली फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएं। कुछ ही टाइम आप अगर इन सब चीज़ों के अंदर देंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आराम से अचीवेबल गोल है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो चलिए वो कौन सी बातें हैं उनके बारे में जानते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो टॉपर्स को हमसे अलग बनाती है और हम भी उनसे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे या उन जितना स्कोर कर पाएंगे उनके बारे में जानते हैं। तो व्हाट टू डू बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स। देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर पढ़े क्या, क्योंकि एन वक्त आ गया है, पहले हमने पढ़ाई की नहीं, बहुत मस्तीखोरी कर ली, अब जो है हमें समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। उसके अलावा कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, यानी क्या प्रेजेंटेशन मैटर करता है, क्या हैंडराइटिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है इसका मतलब हम तो एग्जाम में फेल ही हो जाएंगे। ये सब बातों के बारे में बताऊंगा। और सबसे जो प्राइम समस्या है कि सर पेपर सामने आते ही कुछ समझ ही नहीं आता कि लिखना क्या है, जो हम पढ़ के जाते हैं वो भी भूल जाते हैं, तो इन सभी का निवारण करेंगे। ये तो देखो प्रॉब्लम्स हो गई। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी है वो तो है कि जंक फूड को अभी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है। वैसे तो कोशिश करें पूरे लाइफ टाइम के लिए ही अवॉइड कर दें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अभी कुछ दिनों के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जंक फूड आपको नहीं खाना है, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सिर्फ अच्छी चीज़ें ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहें, फ्रूट्स खाएं। और अगर फ्रूट्स पॉसिबल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप दाल रोटी और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका क्या रहे, ब्लड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, क्योंकि दिमाग में 70% से ज़्यादा पानी है। तो आपको क्या रखना है, कुछ अच्छी चीज़ें, हाइड्रेटेड रखना है, जूस पी लो, दूध पी लो, ये सब चीज़ें। प्रिकॉशंस किस चीज़ के रखने हैं, देखो ध्यान ये रखना है कि मौसम चेंज हो रहा है, बीमार ना पड़ जाओ, क्योंकि वरना ये 2-4 दिन जो आपके मिले हैं वो भी आपको क्या करेंगे, खराब चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी देख लो, मैं हमेशा ब्लैक शर्ट के अंदर वीडियो शूट करता हूँ, मैं स्टूडियो के अंदर भी ये पूरा ऊपर तक स्वेटर क्यों पहन के आए हो, इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी इस वक्त पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ध्यान रख रहा हूँ, क्या आप ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे? अगर रख रहे हैं तो यस कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं रख रहे तो नो कमेंट करके बताएं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि अभी वो वक्त नहीं है जब नई नई चीज़ें ट्राई करें। ठीक है। एक अलग बात है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पूरे नोट्स वगैरह अपने दोस्त से अरेंज कर लें, क्योंकि खुद ने अगर नहीं बनाए हैं तो। अदरवाइज आपने बना रखे हैं तो उनको रिवाइज ज़रूर करें। बट अगर आप अच्छा खासा टाइम दिया है आपने क्लासेस के अंदर, तो अब वो वक्त नहीं है जब आप नई चीज़ें ट्राई करें कि सर ये चैप्टर तो हमने छोड़ दिया था, ये पूरा का पूरा वापस करना चाहते हैं, ये पूरी यूनिट हमने छोड़ दी, ये पूरा वापस करना चाहते हैं। वो अभी टाइम नहीं है, तो उसके ऊपर आप अपना वक्त जाया ना करें। ठीक है। सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उसमें वही पढ़ें जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। वो कैसे पता लगाएं कि जो हमारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न पता लगाओ और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू करें। ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी बुक उठा ली और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हो, या जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड हो रखे हैं, चाहे स्कूल से मिले हो, कोचिंग से मिले हो, पूरे के पूरे पढ़ने मत बैठ जाओ, क्योंकि वो सारा नो डाउट वैल्यूएबल है, बट क्या वो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल है या नहीं, उस चीज को जरूर पहचानें। पैटर्न कैसे पता लगाया जाए? पैटर्न के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होती है ब्लूप्रिंट और पीवाईक्यूज, इनका पता लगाएं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको पता चल जाता है कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत इजीली उनको टैकल कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, वैसे वो सिंपल बच्चों को नहीं लगता है, बट ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है अगर हम क्लास 10th की बात करें तो देखो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो अपना ब्लूप्रिंट को अगर आपने देखा हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने देखा हो, तो इसके अंदर से या तो क्या आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के। अब वो जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो एनसीईआरटी के होते हैं, और एनसीईआरटी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि 10 पार्ट्स हैं। अब वो 10 पार्ट्स अगर आपको आते हैं तो यानी ये 4 मार्क्स तो आपके फिक्स ही हो गए। अगर ये पूरा चैप्टर 8 मार्क्स का है तो यहां से आप 4 मार्क्स तो डायरेक्ट सिक्योर कर सकते हैं। अब वो बच्चा जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, मान लो उसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, तो वो इन 10 क्वेश्चंस को अगर बहुत अच्छे से कर लेना, जो कि एक्सरसाइज के अंदर पड़े हैं, अगर इन 10 पार्ट्स को बहुत अच्छे से कर ले, इसका मतलब
उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो यही इसी चैप्टर से, एक तो जीरो था, अब वो क्या कर सकता है, 4 मार्क्स यहाँ से सिक्योर करके जा सकता है। ये बात उसको पता कैसे चली, वो पता चलेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके या फिर ब्लूप्रिंट को देख करके। अब सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ब्लूप्रिंट हमें मिलेंगे कहाँ पे? देखो ये जो है, ये मैंने एक चैनल बना रखा है व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, उसे आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो एक्यू मैथमेटिक्स नाम से चैनल है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में ही सेम ही टाइप का जो कंटेंट है वो मिल जाता है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक तो जैसे मैंने अभी ब्लूप्रिंट बहुत ही सिंप्लीफाई करके डाला है क्लास 10th का साइंस का। आपको अगर आप 11th 12th 9th किसी भी क्लास में हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेरी को जरूर सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिल जाएंगे, जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सी नई चीज़ें आ रही है, क्या मॉडल पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, ये सब जो है मैं इसके अंदर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, क्लास 9th के हैं, तो बहुत ही देर ही ना लगाएं, बहुत ही यूजफुल चैनल रहेगा आपके लिए। अब देखो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या कर लेना, जैसे मान लो कि कल आपका क्या है, मैथ्स का एग्जाम है। मान लिया कि कल सर मैथ्स का एग्जाम है। अब मैथ्स का एग्जाम का पूरा चीज तो एक साथ पढ़ने से रहे, पूरी बुक बहुत ही ज्यादा है, पूरा सिलेबस भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो वो सिलेबस देख लो जो हमारे स्कूल में करवाया है। स्कूल में जो करवाया है वो देख लो। पूरा पढ़ने की एक बार के लिए जरूरी नहीं, अगर आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं तो। क्योंकि देखो हाफ ईयरली में होता क्या है, हाफ ईयरली में वो होगा, राजस्थान या कोई भी स्कूल के अंदर आप हो तो वही चीज, वही क्वेश्चंस आपको करवाएंगे टीचर्स, जो चैप्टर आपके स्कूल के अंदर हो गए। बाहर से जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। उसमें क्या होगी, पूरी बुक होगी, पूरी बुक के सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे। बट आपको किन के ऊपर फोकस करना है, जो आपके स्कूल के अंदर हो रखे हैं। कुछ नई चीज ट्राई नहीं करनी, क्योंकि जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर होंगे वो क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को बदल देंगे। जो क्वेश्चन बाहर के होंगे, बाहर मतलब आपके जो सिलेबस नहीं हो रखा, उनको वो क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब आपको नए चैप्टर्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी आपको नए चैप्टर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, जो स्कूल के अंदर हो गया। अब उसको पहचाने कैसे कि क्या हमें सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं या क्या वीक पॉइंट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स का जो सैंपल पेपर है, या जो भी सैंपल पेपर्स आरबीएसई ने दे रखे हैं, सीबीएसई ने दे रखे हैं, वो सब के सब आप सैंपल पेपर को एक एक पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो आप कहोगे कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, एक पेपर को सॉल्व करने में 3.25 घंटे लगते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको खुद से सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है तो मैंने ये जो है ये वीडियो प्रोवाइड कर रखा है मैथ्स के लिए। मैथ्स का आप पेपर पूरा सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अवेलेबल पड़ा है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो 1 आवर 30 मिनट 34 मिनट्स में आप इसका स्पीड बढ़ा दो, 1.5x पे देख लो ऐसे, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। कोशिश तो यही रखनी है कि सेल्फ करें। पहली प्रायोरिटी तो किसे देनी है, सेल्फ पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आप 11th के हो तो क्लास 11th के जो सैंपल पेपर रिलीज किए हैं बोर्ड ने, अगर 12th में हो तो वो जो भी रेस्पेक्टेड क्लासेस में हो उनके अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो कि सर सैंपल पेपर मुझे यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आगे आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी क्लास के अंदर हो आप, 9 10th 11 12th किसी में भी हो, आप सैंपल पेपर कमेंट कर दो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा कमेंट सेक्शन के जरिए। ठीक है, तो सैंपल पेपर को आपको क्या करना है, जो भी पेपर आपका आने वाला है उससे जस्ट 1 या 2 दिन पहले ही आप एक बार सैंपल पेपर पूरा लगा करके देखें। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन से बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अगर आपको पता चल गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आ रही, एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेना है। हमें जब पता चल गया कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ऐसे कैटेगरी वाइज बांट लेना है उसको। कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम भूल चुके हैं, क्वेश्चंस भूल गए, यानी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, 1 या 2 जैसे फॉर्मूला भूल गए या वैल्यूज भूल गए, ऐसे क्वेश्चंस हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो पूरा चैप्टर ही हमें नहीं आ रहा है। हो सकता है हम कोई बहन की शादी में चले गए या पीछे स्कूल से वो चैप्टर हो गया और हमें वो चैप्टर पूरा ही नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको इनको डिवाइड कर लेना है। अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आपको क्या करना है, चैनल के अंदर PYQ सीरीज करके एक सीरीज बनी हुई है। ठीक है, उसमें वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो आपको देख लेना है। चैप्टर पूरा ही नहीं आता तो आपको
मैंने शायद यहाँ पे स्लाइड डाल रखी है। तो आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है, उस चैप्टर का वीडियो देख लेना है। देखो सारे के सारे चैप्टर्स जो है ना वो 1 आवर के अराउंड अराउंड में मैंने लेक्चर्स ले रखे हैं, 1 आवर के अराउंड अराउंड, ज्यादा लंबे लेक्चर्स इसमें नहीं है। उनको अगर आप 1.5x 2x या नॉर्मल स्पीड पे भी देखोगे तो भी आपके क्या है, बहुत इजीली एक ही दिन में वो चैप्टर आप कंप्लीट कर पाओगे, और 2-3 चैप्टर कर पाओगे, एक ही नहीं 2-3 चैप्टर भी कर पाओगे आप बहुत आराम से। ठीक है, तो ये पूरा अपने बैच इसके अंदर पड़ा है। इसके अलावा क्या है, पीवाईक्यू सीरीज पड़ी है। अगर आपको वो चैप्टर आता है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भूल चुके हो कि सर हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करें, पूरा का पूरा चैप्टर तो हमें समझ आ रहा है, एनसीईआरटी भी हो रही है, बट कुछ क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता, तो उस चैप्टर का क्या देख लो, पीवाईक्यू का वीडियो देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो देख लो। क्योंकि देखो पीवाईक्यूज रामबाण है, सबसे ज्यादा जो आपके यूज आने वाली चीज है, जो आपको स्ट्रांग बनाने वाली चीज है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये सब आपको इसी के थ्रू ही पता चल जाता है। नेक्स्ट चीज, रामबाण उपाय जो है वो क्या है, देखो पीवाईक्यू के अलावा भी एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, टीचर को दिया आराम तो हो गया ऑलमोस्ट काम। ये जो है ना, ये दोहा आपको याद ही रख लेना है, ये इक्वेशन आपको याद रख लेनी है कि टीचर को जितना आराम दोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आराम से गेन कर पाओगे। क्यों, इससे कहने का मेरा क्या तात्पर्य है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस कर ली है, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, आपके क्वेश्चंस के कट टू द पॉइंट आंसर आ रहे हैं, यानी जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतना ही आप लिख करके आ रहे हैं, ना ज्यादा ना कम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स जितना ही कॉन्टेंट आपने लिख दिया है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें ना 1 मार्क का क्वेश्चन आया, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। अब आपको क्या है कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, अब वो है तो 1 मार्क का ही, लिखना तो उसको 50 शब्दों में ही था, है ना, और 50 भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं। आप अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में उसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि वो क्वेश्चन आता है तो कई बार आप क्या करते हो, अपना सारा टाइम उसी में ही डाल देते हो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा पेज भराते हो उसके ऊपर कि भाई लाइफ प्रोसेस ये है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वो सारी प्रोसेसेस को समझा रहे हो वहां पे, जबकि मिलना कितना है, 1 नंबर ही मिलना है। तो जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, ना कम लिखें ना ज्यादा लिखें। उससे होगा क्या, एक तो टाइम बचेगा, उसके ऊपर से कट टू द पॉइंट कंटेंट होगा ना, तो टीचर को बहुत इजीली वो कॉपी चेक करने में आएगी। देखो 2 कॉपीज, जो एज अ टीचर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, हमें कौन सी कॉपी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसी कॉपीज जिसमें कट टू द पॉइंट आंसर हो, प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक ठाक हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही भयंकर सुंदर हैंडराइटिंग चाहिए ही चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए, उसके बिना तो कभी मार्क्स आते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है जो इजीली पढ़ी जा सके तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने कट टू द पॉइंट आंसर्स लिख रखे हैं और एक सीक्वेंस में आंसर लिख रखे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो हमारे एज ए टीचर क्या होता है कि बहुत सारी कॉपीज आ जाती है, ठीक है, 200-250 कॉपीज एक दिन में चेक करना पड़ता है। अब 200-250 कॉपीज में अगर आप ऐसे लिख रहे हो, आंसर 3rd, फिर आंसर 13, आंसर 21, आंसर 1, तो टीचर को क्या करना पड़ रहा है, उसके हाथ में पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर देखता है कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम लिखोगे नहीं ना, क्वेश्चन तो लिखने नहीं होते आंसर शीट में, और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो 13 क्वेश्चन देखता है, उसके बाद तुमने फर्स्ट लिख दिया, फिर वो पेज पलटता है, फर्स्ट देखता है, वो बहुत इरिटेट हो जाता है। टीचर को आप आराम नहीं दोगे ना, तो वो इरिटेशन में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट करने की कोशिश करेगा। उसको मजा नहीं आया ना कि यार ये क्वेश्चन तो इसने इतना अच्छे से नहीं लिखा है, तो जहां आपके 1.5-2 मार्क्स बन सकते थे उसमें भी वो आधे मार्क्स देगा या पूरा ही काट देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, टीचर को जितना आराम दे सको उतना आराम देना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप अभी जान सकते हैं कि क्वेश्चंस को अटेंड कैसे करना है। ये सब के लिए है, ये जो पोर्शन है ना वीडियो का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अटेंड किस तरीके से करना है, एग्जाम्स में कैसे लिख करके आना है, पूरी आपकी राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन जो है उसको कैसे इंप्रूव करना है, ये सब का सब जो है ना मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे करके, टॉपर की आंसर शीट्स दिखा करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। उसके अलावा और भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, ठीक है, और मान लो कि आपको कुछ चीजें जो है वो नहीं आ रही है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपको नहीं आ रहे, कि आपने पढ़े तो थे बट वो पता ही नहीं चल रहा कि है क्या, तो सबसे पहले आप क्या करना, अपने माइंड में रिवाइज करना कि कौन से चैप्टर का है, जो क्वेश्चन आ गया है वो कौन से चैप्टर का आया है।
ये आप रिवाइज कर लो, पता चल गया कि चलो ये इस चैप्टर का है। अब उसके बाद में क्या करना, उसका टॉपिक पहचानने की कोशिश करना कि चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स तो थे। जैसे मान लो आ गया क्वेश्चन कि खिलाफत मूवमेंट क्या था, ठीक है, खिलाफत आ गया, खिलाफत। अब आपको पता लगाना है कि पहले तो चैप्टर कौन सा है। जैसे जैसे पता चला कि यार खिलाफत जो नाम है वो कहीं ना कहीं खलीफा से जुड़ा हुआ लग रहा है, हमने खलीफा के बारे में पढ़ा था, और खलीफा किस में पढ़ा था, ये था तो कुछ इंडिया के अंदर ही, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके थ्रू का है। उसके अंदर ये जो खलीफा से खिलाफत जो मूवमेंट हमारा बना था, वो क्यों बना था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जब वर्ल्ड वॉर हुआ था और वो खलीफा को रिमूव कर दिया था। आपने थोड़ा बहुत टॉपिक भी पता लगा लिया। अब क्या करो, आपको पूरा वो क्वेश्चन नहीं आता, ऑब्वियसली पूरा आता तो इतना नहीं सोचते, तो उसको पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिख दो। पैराग्राफ लिख दो, लंबा लंबा पैराग्राफ लिख दो जो जो तुम्हें आता है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स होंगे, देखो मान लो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है बट तुम्हें आता है 1 नंबर जितना ही है उसका, तो आप क्या कर दो, उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में अच्छे तरीके से लिख दो। अब करना क्या है, वो चीज हाईलाइट कर दो जो तुम्हें पता है कि वो एक्चुअल में इस टॉपिक की है। वो 2-3 लाइंस जो आ गई है, जैसे खलीफा है, ये आपको पता चल गया कि ये इस टॉपिक का है, उसको हाईलाइट कर दो। गांधी जी है, पता चल गया कि देखो पूरे नेशनलिज्म में गांधी जी तो आ ही रहे थे, तो गांधी जी को हाईलाइट कर दो। पता चल रहा है कि कुछ वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ था, इतना सा पता है, तो वर्ल्ड वॉर को हाईलाइट कर दो। मतलब 2-3 चीजें जो आपको पता है वो हाईलाइट कर दो, और पैराग्राफ के फॉर्मेट में जो जो तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पता है वो सारा का सारा लिख दो। क्योंकि क्या होता है, देखो टीचर है ना, एक जनरल सी बात है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ पाता है। एक ऑब्वियस रीजन है इसके पीछे, एक पैराग्राफ को पढ़ने के लिए कम से कम 10 मिनट उसको देने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से अगर वो पढ़े तो, या फिर 5 मिनट अगर उनको देने पड़ेंगे। अब उनको एक दिन में कितनी कॉपीज चेक करनी है, 200 कॉपीज में अगर वो 5-5 मिनट एक पैराग्राफ को देने लग गए, तो यहीं से ही 1000 मिनट उनके चले गए। तो इतना वो नहीं दे पाएंगे, समझ गए। वो कॉपीज भी बहुत जल्दी ही चेक करनी होती है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन वो 24 घंटे तक कॉपी ही चेक करते रहेंगे, ये नहीं होता है। तो ये जो है, इन सब के बारे में जानते हैं टॉपर्स की आंसर शीट्स की थ्रू। देखो टॉपर्स हमसे अलग कैसे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये एक टॉपर बच्चे की कॉपी मैंने उठा ली है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से ही। मैं आपको अपनी ही कॉपी दिखाता, बट आजकल स्टैंडर्ड और हाई हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब एक भी नंबर वो कहीं छोड़ नहीं रहे हैं। कैसे, देखो ये टॉपर बच्चे की कॉपी है, एसएसटी की कॉपी मैं लेकर के आया हूं ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंटेशन कैसा रह रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, सेक्शन ए अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। पता चल गया टीचर को कि सेक्शन ए यानी स्टार्टिंग से चल रहा है, सीक्वेंस में क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर जैसे ही क्वेश्चन एंड हुआ यहाँ पे क्या लग रखी है, लाइन लग रखी है। क्यों लगाई है, ताकि सीधा सेपरेशन पता चल जाए। टीचर के लिए कितना आसान हो गया, यहीं से वो सीधा मार्क्स दे देगा। और इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, आप ध्यान से देखो, हर एक जो हेडिंग है उसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे येलो हल्का सा मार्कर लेकर के इसको हाईलाइट किया गया है, प्राइसेस है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको भी वो क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि टीचर को ये सारी चीज ना पढ़नी पड़े। वो सीधा देखे कि मेजर टॉपिक इसने कवर किया है कि नहीं किया है, मेन कीवर्ड्स इसमें आए हैं कि नहीं आए हैं, यानी इस बच्चे को उस चीज का नॉलेज है या नहीं है, वो कैसे पता चल रहा है, डायरेक्ट इसने हाईलाइट किए। आप देखोगे अच्छी हैंडराइटिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छी, आप इसको नहीं कह सकते, बट पढ़ने लायक है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, साफ सुथरी कॉपी है पूरी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक थ्रू लगाया और क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया। सेक्शन वाइज अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगे भी कि सर हमें तो सीक्वेंस में क्वेश्चन ही नहीं आते, तो क्या करें, तो क्या करना, वो सेक्शन पहले उठा लेना जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे वो सेक्शन बी हो, सी हो, डी हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, फिलिप्स हो, जो भी हो, वो सेक्शन को पहले पिक कर लेना। जैसे आप चाहे तो सेक्शन ए की जगह डायरेक्ट सेक्शन डी भी उठा सकते हैं, बट आपको ये देख लेना है मेजॉरिटी क्वेश्चन कौन से सेक्शन के अंदर आपको आ रहे हैं वो सबसे पहले हो, ताकि कॉपी जब खुले ना, पढ़ते ही टीचर को रियलाइज हो जाए कि हाँ ये बच्चा जो है अच्छा कर रहा है। 1 से 2 पेज में ही उसके माइंड के अंदर ये फर्स्ट इंप्रेशन बन जाना चाहिए। आपने वो सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो दिखता है वो बिकता है। फर्स्ट जो पेज है आपके इनिशियल पेजेस 2-3, वो अगर अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किए हैं, टीचर के माइंड में ये चीज बन चुकी है कि ये बच्चा क्या है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसने कट टू द पॉइंट आंसर लिखे, यार ये मेहनत करके आया है। आप इसकी कॉपी और भी आगे भी देखोगे ना, तो भी
क्वेश्चन नंबर 2 तक था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आप देखोगे ये पूरी पूरी चीज पढ़ने की टीचर को जरूरत ही नहीं पड़ रहा, सीधा डेब्ट ट्रैप जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, नॉन रीपेमेंट हो रहा है क्रेडिट का, डायरेक्ट हाईलाइट कर दिया है, नॉन रीपेमेंट की वजह से डेब्ट ट्रैप हो रहा है, कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सीधे हाईलाइट है, क्रॉप फेलियर की वजह से हो सकता है, किसान ने पैसा लिया और वो उसको नहीं चुका पाया और उसके ऊपर क्या लग रहा है, ब्याज पे ब्याज लग रहा है और वो उस ट्रैप में फंस चुका है, अब वो जितना भी चुका रहा है सिर्फ ब्याज चुक रहा है पर वो लोन नहीं चुका पा रहा है, डायरेक्ट पता चल रहा है क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया होगा, या फिर नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस हो सकते हैं, सपोर्ट अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये एनालाइज करना जरूरी है, सब चीजें देखो आपके हाईलाइट हो रखी है, टीचर को पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा पता लग गया कि हाँ ये डेब्ट ट्रैप को समझ रहा है बच्चा कि ये नॉन रीपेमेंट की वजह से हुआ है, ये समझ रहा है कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्या हम मुझे ये पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, क्या मेरे को ये पूरा क्वेश्चन चेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने लगे, 20 सेकेंड्स। टीचर को जितना कम समय दोगे उतने ही मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, जितना आराम दोगे टीचर को उतने ज्यादा मार्क्स आपको इजीली मिल पाएंगे। ठीक है, ये देखो हर जगह पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी मस्ट कोऑपरेट, रूल बाय द मेजॉरिटी, जो भी डेमोक्रेसी जो है फुलफिल करे, डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्या है, आप लोगों को भी अपने पेपर के अंदर इन चीजों को इम्प्लाई कर देना है, इम्प्लाई मतलब लागू करना है, ऐसी चीजें अगर आप इम्प्लाई कर दिए सीधे आपके मार्क्स जो है ना वो 10 से 20 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, 10 से 20 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है और चीजें मैं आपको बताता हूं कि ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, इनके अंदर क्या करना चाहिए, जब भी कहा जाता है ना कंपैरेटिव स्टडी, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्सेज इनफॉर्मल सोर्सेज, कैसे बताएं, तो इन्होंने बताया रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायर्ड होती है, नॉट नेसेसरी होती है। आप देखोगे ना दो जब भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उनके बीच में क्या मिल रहा है आपको, उनके बीच में आपको गैप मिल रहा है। इससे इजी क्या रह रहा है, टीचर को देखने में आसानी रह रही है कि इसने जो चीजें बताई है उनके बीच में क्या है, सेपरेशन है, डायरेक्टली पता चल रहा है ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट अगर उसने लिखे हैं इजीली 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। कितना अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, टेबल बनाई है, आपके अगर इतना टाइम नहीं भी बच पाता है पर कोशिश करें गैप गैप दे करके लिखते रहे, लास्ट में 10 से 15 मिनट आपके पास बच जाए तो उनमें सबके ऊपर लाइंस लगाते हुए चले। फिर देखो सेक्शन का सेपरेशन आया, इन्होंने 2 लाइन छोड़ी, सेक्शन का सेपरेशन दिखाया। फिर जो सेक्शन डी है ये क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर दो ताकि टीचर पूरा पैराग्राफ पढ़े ही ना, डायरेक्ट उसको पता चल गया, 1 से 2 मिनट के अंदर आपके सेक्शन डी चेक हो गया और बढ़िया आपके 5-5 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन का वेटेज मिल गया आपको। ऐसा ही अगर आपको दिखाएं मैथ्स की कॉपी में, तो देखो मैथ्स की कॉपी में आप कुछ छोटी चीजों को इम्प्लाई कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, आप रफ पेज पीछे करने की जगह, कई बार होता है कि बच्चों की शिकायत है कि सर पेपर इतना लंबा लगता है हमें कि टाइम ही नहीं बच पाता है, तो आप छोटा छोटा टाइम बचा सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, साइड में रफ काम कर सकते हो ताकि आपको बार बार पेज फोल्ड ना करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आपने कॉपी के पीछे वाले पेज को रफ बनाया और पीछे इतना ज्यादा कुछ लिख दिया कि बाद में ना आप खुद अपना आंसर ढूंढने गए और फिर खुद ही उलझ गए कि मैंने आंसर लिखा कहाँ पे था। ऐसा होता है ना, कई बार होता है ना, अगर होता है तो यस कर यस कमेंट करके बताएं मेरे को कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि पीछे हम रफ कॉपी की तरफ जाते हैं, कई बार हमें आंसर ही नहीं मिलते हैं कि हमने लिखा तो था पता नहीं कहाँ चला गया, और नहीं होता है तो नो लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, बट देखो कई बच्चे तो रफ बहुत ही बुरा रफ करते हैं कि वो पूरा प्रेजेंटेशन ही खराब कर दे। अगर आपके वैसा कुछ बन रहा है सिनेरियो तो आप पीछे वाला पेज ही प्रेफर करना, ऐसा ना हो कि इस चक्कर में आगे वाली प्रेजेंटेशन इतनी खराब कर दी कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक से बॉर्डर दिया हुआ होता है, नहीं भी दिया हो तो आप स्केल से बना सकते हो साइड में। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। उसके अलावा देखो आप ध्यान से कुछ चीजें अगर जैसे कट कर रहे हैं तो वो बहुत नाजुक कट है, इतने अच्छे कट्स लगाए हुए हैं कि टीचर को पता चल रहा है कि किसको किसके टेबल से काटा गया है और क्या वैल्यू लास्ट में आ रही है। आप देखोगे ना जैसे यहाँ पे बहुत ही आराम से 2 से 22 को कट किया है 11 टाइम, तो ये पूरा विजिबल है यहाँ पे, तो बहुत ईजी रहता है टीचर को कैलकुलेट करने में कि हाँ यहाँ पे ये हुआ है। सीधा 3 3 9 इंटू 11 99 अपॉन में क्या है 7, ये डायरेक्टली दिख रहा है उनको। फिर यहाँ से 7 से 99 का डिवाइड भी दिख रहा है 14.14, तो बहुत इजी रह रहा है, चेक करने के लिए आसानी रह रही है, टीचर को मार्क्स देने के लिए मतलब वो मजबूर कर रहा है बच्चा कि टीचर इसको मार्क्स दे ही दे। अगर मैं भी होता इसकी जगह तो बिल्कुल फुल मार्क्स डिजर्विंग कैंडिडेट है और मिलते भी उनको। आप देखोगे डायग्राम
की बहुत अच्छी वैल्यू होती है। आप चाहे मैथ्स का पेपर हो, चाहे यहाँ पे साइंस का पेपर हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, आप साइंस में भी न्यूमेरिकल्स के अंदर ये चीज़ का हेल्प ले सकते हो। साइड में डायग्राम्स को अच्छे तरीके से बनाएं। अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बट नीट डायग्राम बनाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी काट पीट चल रहा है। और काटो भी ना तो बहुत ही हल्का स्ट्राइक थ्रू लगाओ। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख दिया गलती से, तो आप क्या करो, इसको बहुत हल्का सा स्ट्राइक करो। आपकी क्या आदत होती है, ऐसे काटते हो आप, तो नहीं भी दिखता हो ना तो भी आपका मतलब टीचर का ध्यान वहां खींच लेते हो कि यार ये बच्चा खुद ही कंफ्यूजन के अंदर था, पता नहीं क्या क्या लिख रहा था। तो वो आपके लेस कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इतना ज्यादा कट नहीं करें, हल्का सा अगर कुछ गलती हो गई कॉनकेव का, हल्का सा कट लगाया, यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख दिया, ठीक है। तो जो भी है उसको आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को इतना मजबूर ना कर दो कि वो आपके मार्क्स चाह के भी काट ले। देखो टीचर जो बैठा है ना, वो आपको मार्क्स देने के लिए ही बैठा है, वो आपके मार्क्स काटने के लिए नहीं बैठा है। ये अपनी गलतफहमी निकाल लो, अनलेस कि आपने टीचर से इतनी दुश्मनी मोल ले ली है कि अब तो वो उतारू हो चुका है कि इस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। अदरवाइज जो भी टीचर्स होते हैं वो आपके क्या है, मार्क्स को देने के लिए ही बैठे हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जैसा मैंने बताया 70% से ज़्यादा जो है अपना ब्रेन, वो क्या है, वाटर का है, उसमें पानी है। तो आपको पानी पीते रहना है। एग्जाम हॉल के अंदर भी आप वाटर बॉटल ज़रूर लेकर के जाएं और बार बार एग्जाम हॉल में उठे नहीं। मुझे पता है कि आप उठ उठ के जाते हो, पहले से टाइम सेट करके जाते हो कि 10 बजे वॉशरूम के पास में मिलना। ये सब चीज़ें एक बार अवॉइड करो और अच्छे से पढ़ के जाओ, कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। लास्ट मिनट के अंदर आपको करना क्या है, फटाफट मैं रैप अप कर देता हूँ। लास्ट मिनट में आपको ब्लूप्रिंट ज़रूर देख लेना है कि किस तरीके के वेटेज है किस चैप्टर का, ठीक है। उसमें आपके ये भी लिखा हुआ होगा, अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है आप चैनल को ज्वाइन करके उसके अंदर से डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का उसमें प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप दूसरी क्लास के हैं तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पे नंबर दिख जाएंगे आपको मेरे, ठीक है। ब्लूप्रिंट को देख लेना है, या फिर अगर आप ब्लूप्रिंट भी नहीं देख पा रहे हैं तो जो सैंपल पेपर मिला है उसको सॉल्व कर लेना है। एक सैंपल पेपर आप सॉल्व कर ले एक एग्जाम से पहले, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर के अंदर आप अटक रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को क्या कर लो, थॉरोली रिवाइज कर लो। रिवीजन जरूर कर लेना एक बार लास्ट मिनट का। तो देखो, सबसे पहली चीज एग्जाम हॉल में आपको क्या लेकर के जानी है, वाटर बॉटल लेकर के जानी है, पानी अच्छे से उसमें फिल कर लो और बार बार उठ के नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि वो फायदा करेगा आपके दिमाग के किवाड़ को खोलने में ठीक है। जैसे ही आप पानी पियोगे ऐसे फंवारे निकलेंगे ना ज्ञान के आपको जो भी चीज़ है एग्जाम के अंदर नहीं भी याद आ रही हो अपने आप आ जाएगी, तो पानी पी लेना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसा होगा कि एकदम से क्वेश्चन देखोगे और ऐसे रहेगा, यार ये पढ़ा तो था, ये पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा। आराम से गहरी सांस लेना, पानी पीना और उस चैप्टर के बारे में सोचना कि वो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, थोड़ा थोड़ा उससे याद आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा कि एग्जाम के अंदर पैनिक नहीं करना है। देखो, हो सकता है कि एग्जाम हार्ड आ जाए, हो सकता है हार्ड तो क्या, टफ कहते हैं उसे, ठीक है। हार्ड तो कठोर हो गया, हो सकता है एग्जाम टफ आ जाए। तो एक चीज याद रखना कि अगर वो टफ आया है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है टफ, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो सभी के लिए टफ है। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो एकदम आउट ऑफ द ब्लू है, ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या अजीब से क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं, अलग ही चल रहा है, पूरा पूरा बुक से ही बाहर आ गया है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जाम टफ आता है ना तो उसकी चेकिंग उतनी ही ईजी होती है, उसकी कॉपी चेकिंग उतनी ही ईजी रहती है। ये बात आप ध्यान रख लेना, क्योंकि टीचर को भी पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, एसएसटी का जो पेपर है ना 10th में, वो ब्लूप्रिंट का थोड़ा ही फॉलो किया, उसने पूरा ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं किया और कुछ आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें आ गई, बच्चों को बहुत टफ लगा। बट लास्ट में जब उन्होंने देखा ना तो काफ़ी सारे बच्चों के एसएसटी में ही मार्क्स 90+ थे। क्यों थे? क्योंकि टीचर को ये बात पता चल गई थी कि एसएसटी का ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हुआ है, बच्चे थोड़े शॉक में, इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ईजी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? तो टफ आएगा तो वो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। और अगर वो ईजी आ जाए, आपको लग रहा है मुझे तो सब कुछ आ रहा है, तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं करना है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है कि आप क्या एक्साइटमेंट में कि ये तो आता है, ये तो आता है, करते करते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके भूल गए और 1 से 2 मार्क्स कहीं ना कहीं उसमें कट करवा दिए जहां आपके फुल मार्क्स बन सकते थे।
ठीक है, तो इजी आ जाए तो भी आपको बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, और टफ आ जाए तो पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप लिख ही नहीं पा रहे, कि पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। लास्ट चीज है कि रिविजन एक बार जरूर कर करके जाए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका एक बार थॉरो रिवीजन जरूर करें। जैसे आपको पता चल गया है कि कौन से टॉपिक मुझे नहीं आ रहे हैं, बट कौन से टॉपिक आ रहे हैं उन्हें भी एक बार क्या कर ले, फटाफट गो थ्रू कर ले। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस को देख लो, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फटाफट पीडीएफ्स पड़ी हैं ग्रुप के अंदर, उनको निकालो और सिर्फ ऐसे देखते हुए चल लो कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है, इसको देख लेता हूँ। अच्छा ये इसके ऊपर बेस्ड है क्या, एपी का ये वाला फॉर्मूला है क्या, सम ऑफ टर्म्स वाला, हाँ तो ठीक है ये वाला हो गया। इस तरीके से एक बार गो थ्रू कर ले। आधे से 1 घंटा लगेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, 2 से ढाई घंटे आपके लगेंगे पूरा एक बार रिवाइज करने के अंदर। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, फटाफट आप चैप्टर्स को भी देखते हुए चलोगे ना कि हाँ नेशनलिज्म इंडिया आता है, प्रिंट एंड कल्चर ठीक है, इसके अंदर ये वाला मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, एक बार ये पढ़ लेता हूँ। तो इसमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को गो थ्रू करने में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और आई होप आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाए, आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मैं जो है मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, जो कि आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कल ही मोस्ट प्रोबेबली मैं अपलोड कर दूँ। अच्छा मैं कल तो इसमें नहीं बोल सकता ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत जल्द अपलोड होगा, और आप भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखेंगे, इसको ऐसे देख के पागल ना होइए, क्योंकि अगर आपने ये सारे टिप्स को फॉलो किया है तो आपके 10 से 20 मार्क्स बहुत ही ईजिली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये मेरी अश्योरिटी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, मेरा आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो अपना नाम ज़रूर कमेंट कर दें, उन बच्चों को मैं अपना आशीर्वाद, वैसे तो सभी को ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपके बिल्कुल साथ में हूँ। हमने और आपने मिल करके इतनी मेहनत की है तो आपके एग्ज़ाम्स अच्छे ही जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।